बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। बुशरा बीबी का बड़ा बयान आ गया है, पूरी पार्टी को लथाड़ पथाड़ के रख दिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नाराज़ हैं, फिर मरकज़ निगाह बन गए हैं, ये चक्कर क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और मैं नवाज़ शरीफ साहब से अपनी मादी की गलतियों की मुआफ़ी मांगता हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई, इसको भी डिस्कस करेंगे। और चीफ़ जस्टिस साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया है। और इस ख़त के जवाब के बाद बस एक ही जुमला रहता है, हुन आराम ही। अच्छा, पंजाब में गरीबों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला गंदा पानी पी रहे हैं। आइए जनाब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बुशरा बीबी का स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, उसके बाद आप ज़रा खुद फैसला कीजिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, ये देख लें। मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे। और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम देखिए, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था, और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 40 लोग वहाँ मौजूद थे। नहीं बेटा, वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम, ये पहले भी सीआईए को, इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ है। मैं आई कि खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है, बहुत जरूरी। चले जी मैडम, मैं अपने कारकुन के पास गई और कह रही हैं कि जी मैं तो मौजूद थी वहाँ डी चौक पर, और बाकी सारे छोड़ के भाग गए। हमने चंद रोज़ पहले ये सुना कि अली अमीन समेत मुतअद्दिद पीटीआई के रहनुमाओं ने, शौकत यूसुफजई ने, बैरिस्टर सैफ ने, बाकियों ने, सब ने कहा, अब मैं किन किन का नाम लूँ, कि अली अमीन साहब को इसलिए वहाँ से भागना पड़ा कि वो इज़्ज़त बचानी थी। वो इमरान ख़ान की इज़्ज़त थी, वो इमरान ख़ान की शरीक हयात थी। बुशरा बीबी साहबा वो उनके साथ थी, तो उनको वहाँ से निकालना मकसूद था, जिस पर वो तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई पीटीआई पर कि उनको निकालना मकसूद था। और कारकुन जो बाकी थे तो वो किस लिए उनको छोड़ के भाग गए, और उनको पीछे पकड़े गए या ज़ख्मी हुए या मारे गए वगैरह, लेकिन उनको भागाना मकसूद था और उनको वहाँ से बचाना मकसूद था। ये कहती हैं जनाब कि नहीं, मैं तो उधर ही मौजूद थी। अब हालत ये है कि ये पहले भी मैंने वीडियो दिखाई, अब आप फिर देख रहे हैं ये वीडियो G8 की है। इस वीडियो के ऊपर टाइम लिखा हुआ है बाकायदा, और ये टाइम है 11:57 और 21 सेकंड, ये रात को, वही जो 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब थी। ये G8 में, ये इसका मतलब ये है कि जो G8 में पहुंची है तो वहाँ से डी चौक से कितने बजे भागी होगी ये, और ये भागी है तो एक गाड़ी से तब्दील करके दूसरी अली अमीन की गाड़ी, ये गालिबन ये इसमें तब्दील करके ये बैठ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि सारे रहनुमा कह रहे हैं कि इसलिए वहाँ से हम भागे हैं क्योंकि बुशरा बीबी को बचाना था, और सब ने कहा कि हमारे लिए ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी कि बुशरा बीबी को वहाँ से कैसे निकालें।
अब बुशरा बीबी कहती है कि मैं तो उधर ही खड़ी रही। एक तरफ कहती है कि पख्तून तो बड़े गैरतमंद होते हैं और वो तो बहुत साथ देते हैं और वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ कहा कि जी, और उनसे कस्में ली आते हुए कि भाई आप मुझसे हल्फ लें, हल्फ दें मुझे कि पख्तून बड़े गैरतमंद होते हैं और कभी नहीं छोड़ते, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब भी उन्होंने कहा कि पख्तून बड़े गैरतमंद होते हैं और 2 सेकंड पहले कह दिया कि मैं तो अकेली रह गई, सारे मुझे छोड़ के भाग गए। यार ये किस तरह के लोग हैं? ये झूठों की पार्टी है, ये सारी पार्टी झूठों की है भाई। अगर कोई यहाँ ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चा बच्चा हमारा बुज़ुर्गों का उस्ताद बन गया है। यहाँ पे कोई यूथी है ऐसी को नामुराद और बदबख्त जत्था है ये यूथी है, वो आगे से सवाल नहीं करते कि आपके अपने 1-2 मिनट के बयान में 36 कंट्रडिक्शन आ रही हैं। कोई इंसान को यार अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, उस अक्ल से इंसान सोचता है, सोच के फिर सवाल करता है, उस पर एतराज़ करता है, उसकी बातों में कंट्रडिक्शन जो होती हैं, जो तजादात होते हैं, उनको पॉइंट आउट करता है। अभी 2 सेकंड पहले आपने कहा कि सारे छोड़ के भाग गए और फिर उसके बाद आप कह रही हैं कि पख्तून तो गैरतमंद होते हैं, वो नहीं छोड़ते। तो फिर आपको छोड़ के कौन भाग गए थे? आप ये भी तो ज़रा क्लियर करें। उधर असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके अली अमीन कह रहे हैं कि मैंने तो बुशरा बीबी को ले आना था, मैं उधर से वहाँ से इसलिए निकला। तो वो वैसे भाग गया और आपको भगा के ले गया, और इधर आप कह रही हैं कि मैं तो एंड तक खड़ी रही और मैं तो गई नहीं हूँ, बाकी सारे छोड़ के भाग गए हैं। मतलब एक एक बात में, हर एक की किसी की बात में इस तरीके के कंट्रडिक्शन कभी होता है। कोई भी जमात के कारकुन हो, वो इनको कहेंगे किसी भी अपने लीडर को कि भाई खुदा का नाम माने, इस तरह का झूठ तो ना बोलें, इस तरह की गलत बयानी तो ना करें कि आपके एक ही बयान में पता नहीं कितनी कितनी गलत बयानियां हैं और पता नहीं कितना कितना क्या क्या सूरत हाल है। मुझे तो समझ, ये गाड़ी है और ये अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी है और आपके अपने कारकुन इन गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। और साथ मैं तो अभी म्यूट करके सुना रहा हूँ, आप यही सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई ये वीडियोस आप सुन सकते हैं। वो खुद आपके कारकुन कह रहे हैं कि अली अमीन और बुशरा बीबी भाग रहे हैं, भाग गए, भाग गया, मुक्के मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं आपकी गाड़ियों पर। और ये और कोई नहीं है, ये पुलिस वाले नहीं है, ये रेंजर वाले नहीं है, ये आपके अपने कारकुन हैं जो आपकी अपनी गाड़ियों को लाते, मुक्के, पत्थर, लाठियां मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये भाग के, हमें छोड़ के ये भाग के जा रहे हैं। एक तरफ ये बना दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो आके ये कह रही हैं तो पता नहीं वो मैं तो सख्ते में थी और पता नहीं मैं तो बिल्कुल मुझ पे बेहोशी तारी हो गई थी कि सुन के कि मेरे कारकुन बड़े शहीद हो गए और ज़ख्मी हो गए, और जनाब वो खान के नाम पे आप शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, तो मैं तो इसलिए आई हूँ और मैं तो बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊँ मैं कहीं नहीं गई थी, मैं वहीं जा। अच्छा, फिर कहती हैं सारे छोड़ गए थे। उधर से कहते हैं डी चौक पे ही हमारे कारकुनों की 278 लोगों की डी चौक पे ही शहादतें हुई। इमरान रियाज साहब फेक वो तस्वीरें बना के AI सेल लहूलुहान वाली डी चौक को उसने लहूलुहान कर दिया। अगर वहां पर इतना खून दिखाया कि 100 ऊंटों को भी ज़बह कर दिया जाए तो इतना खून तब भी नहीं होगा। उन्हें इतना खून दिखा दिया डी चौक पर AI तस्वीर बना के, ठीक है। उधर कहते हैं कि सारे भाग गए। भाई जब सारे भाग गए थे वहां पर तो फिर ये शहीद कौन हुआ है? फिर ये 278 कैसे शहीद हुए हैं? आप तो कह रही हैं सारे ही भाग गए थे। जब वो सारे भाग गए तो फिर शहीद कौन हुआ? एक ही बात में 78 कॉन्ट्रडिक्शन है। किसी यूथिया की मजाल है जो उसने आगे से सवाल किया हो कि आपकी एक ही बात में इतनी तरदीद है एक दूसरे के बयान की और इतने तजादात हैं, कोई सवाल ही बंद क्यों? ऐसे तो मैं नहीं कहता कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। अपर चैम्बर इसलिए कि फारिग है कि अक्ल होती है अपर चैम्बर में, अपर चैम्बर फारिग है, अक्ल है कोई नहीं। यहाँ अक्ल नहीं है तो फिर सोचने का क्या सवाल, और अक्ल नहीं है तो फिर सवाल पैदा होने का क्या सवाल? सवाल करेंगे कैसे जहाँ अक्ल है ही कोई नहीं, अपर चैम्बर है ही फारिग,
یوتھیوں کا بہت ہی کوئی عجیب و غریب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یار. یہ پی ٹی آئی کے رہنما کی ویڈیو ہے اور یہ پی ٹی آئی کا رہنما یہ ان کا سوشل میڈیا کا بھی کوئی ایکس ہیڈ ہے پنجاب کا, یہ کون سے بدر صاحب ان کا نام ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, یہ تمام نیوز پہ آئی ہے اور یہ جیو نیوز نے بھی یہ چلائی ہے. یہ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی مکافات عمل ہے. یہ دیکھیے. صادق میڈیا کوآرڈینیٹر پنجاب جاوید بدر کا نواز شریف کے نام کھلا خط لکھا. نواز شریف سے اپنی گستاخیوں اور الزام تراشیوں پر معافی مانگتا ہوں. یہ خط کسی دباؤ لالچ کے بغیر صرف آخرت کے ڈر اور ضمیر کی آواز پر لکھا. پانی پی جائے کے ساتھ مل کر قوم کے بچوں کی غلط سیاسی تربیت کی. ہم نے سیاست میں زہر نوجوانوں کے ذہنوں میں انتشار بھرا. راجہ بدر نے لکھا نواز شریف سے کبھی ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے غلطیوں کا اعتراف کروں گا. نواز شریف سے کبھی ملاقات ہوئی تو غلطیوں کا اعتراف کروں گا. نواز شریف سے معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کھلا خط لکھا. یہ نہ کسی لالچ کے تحت ہے نہ کسی دباؤ کے تحت ہے. یہ ضمیر کی آواز ہے, اللہ کا خوف ہے کہ جس طریقے سے جو ظاہر ہے جو پروپیگنڈا ہوتا رہا, اگر کہیں بھی کبھی کوئی احساس ہوتا ہے کسی بھی وقت ان کو محسوس تو ہوتا ہے نا بھائی یار ہم کیا کرتے رہے, ہم نے کیا کیا. یہ پلانٹڈ ایجنڈا تھا, یہ پروپیگنڈا تھا. پیچھے فیض تھا, پیچھے جنرل ظہیر الاسلام تھا, پیچھے جنرل پاشا تھا, پیچھے بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے رہے, جو آگے بڑھاتے رہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے. جب بعد میں ان کو احساس ہوا اور احساس ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو, تو وہ سمجھ رہے ہیں بھائی یار واقعی بات تو ٹھیک ہے, ہم نے کیا کچھ کیا ہے. مولانا صاحب کیوں ناراض ہیں؟ مولانا صاحب پھر سے مرکز نگاہ بھی بن گئے ہیں بھائی. اور مولانا صاحب کا میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنانے لگا ہوں, پھر اس کے بعد اس پہ چھوٹا سا تبصرہ ضرور کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ناراض ہیں یہ سن لیجئے. دینی مدارس کے حوالے سے جو بل ہے تو یہ ظاہر ہے جی کہ یہ تو الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی اور زرداری صاحب خود جو ہے اس کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر تھے, اس وقت اتفاق رائے کے ساتھ یہی ڈرافٹ طے ہوا تھا. پھر کچھ قوتوں نے جب اس میں غیر ضروری مداخلت کی اور اس پر قانون سازی رک گئی, تو اب پھر دوبارہ جب ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جب سب چیزیں طے ہو رہی ہیں اور ایک 26ویں ترمیم آ رہی ہے تو وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس پر اتفاق رائے ہے اس کو بھی پاس کر دیا جائے. اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور باقاعدہ مذاکرات میں ساری چیزیں طے ہوئی. بلاور ہاؤس میں بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, لاہور میں بھی نواز شریف صاحب کے یہاں 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. پی ٹی آئی کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے. آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں, اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے, آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں. یہ بدنیتی ہے اور اس حوالے سے ہمارا اپنا موقف ہے اور انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا موقف دیں گے. مولانا صاحب وزیر اعظم نے آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. مولانا صاحب نے کہا ہے پوری قوت کے ساتھ موقف دیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ مدارس کا جو بل مولانا صاحب کے, اچھا اس وقت آپ کو یاد ہے ہر کسی نے بتایا, میں نے بھی بتایا, بہت سارے لوگوں نے, کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی دینے کے لیے تیار تھے, یہاں سینٹ کے اندر بھی کچھ سیٹیں بھی دینے کے لیے تیار تھے, وہاں گورنرشپ خیبر پختونخوا کی بھی دینے کے لیے تیار تھے, اور بھی مولانا صاحب کو منسٹریز بھی دینے کے لیے تیار تھے, سینٹر میں بھی ہر جگہ پر, ٹھیک ہو, بلوچستان میں بھی مزید. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے وہ کچھ بھی نہیں لیا, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جی مولانا صاحب یہ ساری چیزیں قبول کر لیں اور اس کے بدلے میں 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کر لیں. مولانا صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. مولانا صاحب نے یہ مدارس کے لیے جو اتفاق رائے سے جو نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور باقی جماعتیں بھی سارا انہوں نے مدارس کے لیے ایک بل, اچھا وہ اگر بل اتفاق رائے ہوا ہے اس پر اور اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا, قومی اسمبلی سے, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, پھر اس کے بعد وہ صدر کے پاس گیا, تو یہ ایک وعدہ خلافی ہے اور وعدہ خلافی ایسا نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم پر جتنا کچھ اتفاق ہوا وہ آپ کا متفقہ طور پہ اتفاق ہوا.
اور یہ بھی اسی پیکج کا حصہ تھا. آج بھی مانتے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کے پہلے سے ہی دھوکہ دینے کی پلاننگ تھی. جو بھی اس میں شامل ہے, جن کے کہنے پہ بھی, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, چاہے کوئی بیرونی پریشر ہے, کچھ بھی ہے, آپ کو نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا تو پھر یہاں پہ اعتراضات آئیں گے. اور آپ کو نہیں, آپ اس کا مطلب تو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم تو نکلے نا, تو بعد میں ہم پھر جو ہے نا بل جائے گا آگے پریزیڈنٹ کے پاس اور پریزیڈنٹ نے واپس بھیج دینا ہے. اب وہ واپس آئے گا تو پھر مشترکہ اجلاس میں وہ ہماری مرضی, پھر مشترکہ اجلاس بلائیں, پھر ہم ادھر ادھر. اور اگر کل کو مولانا صاحب یہی 8 تاریخ کا انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور پھر وہ اسلام آباد میں آئیں اور یہاں پہ بیٹھ جائیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کو پی ٹی آئی کا تو نہیں, پی ٹی آئی اسی وجہ سے بہت زور لگاتی رہی کہ مولانا صاحب ہمارے احتجاج کو جوائن کریں, کیونکہ ان کا احتجاج تو بڑا منظم احتجاج ہوتا ہے. یہ تو کوئی پی ٹی آئی والا احتجاج تو نہیں ہے. یہ گونڈے شونڈے تو ساتھ نہیں لاتے, یہ آ کے بیٹھیں گے. اتنے سارے لوگ اگر آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے تو پھر آپ ان کا کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی ایک ستم ظریفی ہے کہ بھائی جب آپ نے ایک وعدہ کیا ہے تو وعدے کے مطابق تو آپ کو یہ سارا کچھ کرنا ہے. ہم تو وہ اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جو کفار سے بھی معاہدے کرتے تھے. تو وہ یہ صلح حدیبیہ کیا ہے, آپ اس کی آج بھی شکیں پڑھیں تو اس شکوں سے واضح لگتا ہے کہ دھڑا دھڑ نقصان تھا وہ مسلمانوں کا. واضح طور پر, ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہوگی. لیکن اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینسز نکلے وہ بہت اچھے نکلے. لیکن جو اس وقت ہوا, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, معاہدہ ہو گیا, اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل کو کوئی آپ کی زبان پر, آپ کے معاہدے پر کسی طریقے سے کوئی اعتبار کرے گا. یہ بہت ہی ایک غلط انداز ہے اور بہت ہی غلط بات ہے. تو اب وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کا پاس کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو خط کا جواب دے دیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس یہ نہ بلائیں, بلکہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں فل کورٹ بینچ, یعنی 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ بینچ میں لگائیں. اب انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت اور اسے مقرر کرنے کا اختیار آئینی بینچ کی کمیٹی کو حاصل ہے. یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں. ہوں آرام ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا فل بینچ, فل کورٹ لگا دیا جائے. تو آئینی ترمیم اگر اڑتی ہے سر, تو پھر تو چیف جسٹس بھی اڑتا ہے اور پھر تو سب کچھ اڑتا ہے نا. یہ اتنی سادگی کیسے آ گئی ہے بھائی؟ پنجاب میں غریبوں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, آپ یہ دیکھ لیجئے گا. یہ ڈان کی خبر ہے, ڈان اخبار کی خبر ہے, سٹوری ہے آج کی, کہ پنجاب اسمبلی میں مختلف عہدوں پر موجود اراکین اسمبلی جو ماہانہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے تک کما رہے تھے, یعنی تنخواہ لے رہے تھے. صوبائی کابینہ کے ذرائع نے بتایا کہ اسپیکر کی اب جو تنخواہ ہے نا وہ 10 لاکھ تک بڑھا دی گئی. غریبوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں بھائی, ٹھیک ہے, یہ غریب لوگ ہیں. اسپیکر کی تنخواہ ماہانہ 10 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 8 لاکھ تک بڑھا دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. کابینہ کے وزراء کی جو تنخواہیں ہیں نا وہ اسپیکر کے مساوی ہو گئی ہیں 10 لاکھ روپے, یعنی تمام منسٹرز کی تنخواہیں وہ 10 لاکھ روپے, ٹھیک. اچھا, اب نئے معیار کے مطابق جو پارلیمانی سیکٹریز ہیں ان کی تنخواہ ہو گئی ہے 6 لاکھ روپے, ماشاءاللہ. اور جو معاونین خصوصی اور مشیر ہیں ان کی تنخواہ ہو گئی ہے 7 لاکھ روپے ماہانہ, ٹھیک. جبکہ پہلے ان کی تنخواہ 1,30,000 روپے ملتی تھی. 1,30,000 سے جمپ لگا 7 لاکھ روپے. ججز کی تنخواہوں کو جمپ لگا 10-11 لاکھ سے 20 لاکھ روپے. تھوک کے حساب سے آپ دیکھیں تو صحیح,
सखावत हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। पंजाब असम्बली के अरकान जो MPAs हैं उनकी तनख्वाहें 5 लाख रुपए, पहले थी 1,62,000। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात और हैरान कुन बात यह है, डॉन ने लिखा है कि अपोजिशन लीडर की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर की, फिर उसको उनकी भी कर देते भाई, अपोजिशन वालों की भी कर देते, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि अपनी की है तो उनकी नहीं की, ये भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है भाई। और कहा जा रहा है उसको कंपेयर किया है दूसरी असम्बलियों से, उसने ये उनको ये बलूचिस्तान असम्बली की तनख्वाहें ज़्यादा हैं तो हमारी भी होनी चाहिए, तो फलां। कभी तो गरीबों को भी कंपेयर कर लें, कभी तो इस तरह से भी कंपेयर कर लें कि यहाँ गरीब इस तरह से रह रहा है, यही बंदा UK में किस तरह से रह रहा है, हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पर मैं पहले ही कह चुका हूँ, मरियम नवाज़ साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये मुझे लेवरेज आप लोगों ने दिया है, माशाअल्लाह, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। सोशल मीडिया का एक नेगेटिव पहलू ये है कि जब तक आप किसी एक तरफ झुकाव न करें इतने तक नहीं चलता। मेरा चैनल भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, व्यूज़ भी आ रहे हैं, वीडियोज़ वायरल भी हो रही हैं आपके तवस्सुत से और आपकी फहम फरासत से। मुझे बहुत संजीदा, बहुत सीनियर, बहुत सीरियस, बहुत पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुझे सुनते हैं और मुझे इसी चीज़ का फ़ायदा हासिल है। आप हिम्मत दिलाते हैं, जिधर कोई गलत करेगा उसको टोकूंगा, उस पर तनकीद करूँगा, जिधर कोई सही करेगा उसकी तारीफ़ करूँगा। बस, कोई हमेशा गलत नहीं हो सकता, कोई हमेशा ठीक नहीं हो सकता। बस ये वाली बात। जैसे मैं इमरान रियाज नहीं हूँ, मैं कोई और यूथिया नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि इमरान खान में तो कोई ऐब हो ही नहीं सकता ना। वो तो ये PTI तो फरिश्तों की जमात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ फलां ना नून फरिश्तों की जमात है, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और, ये सियासी जमातें हैं। अब 3200 सहाफ़ियों को जब प्लाट दिए गए, मैंने उस वक्त भी तनकीद की। जब यहाँ पर सेंटर में प्लाट दिए गए पुलिस वालों को, ब्यूरोक्रेट्स को, उस पर तनकीद की। जब जजेस की 20 लाख तनख्वाहें बढ़ा दी गई 20 लाख तक, मैंने उस पर भी तनकीद की। जब वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस वालों को, AC, DC, कमिश्नर वगैरह को डबल कैबिन और डाले और पता नहीं क्या V8 और पता नहीं क्या क्या लेके दी गई पंजाब में, मैंने उस पर भी तनकीद की। जब मिनिस्टर्स को गाड़ियाँ दी गई उस पर भी तनकीद की। लेकिन जब वो एम्बुलेंस का इफ्तिताह करती हैं मरियम नवाज़ साहबा, जब अपना घर का इफ्तिताह करती हैं, जब इस तरीके से IT के पार्क्स का इफ्तिताह करती हैं, जब इस तरीके से जनाब ये अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कोई इफ्तिताह, हर रोज़ दूसरे दिन इफ्तिताह हो रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। अब वो शेखुपुरा का इलेक्शन हुआ है, नून लीग का वोट बैंक बहुत बढ़ गया है। यही शेखुपुरा की सीट थी, ठीक है, ये 2023-24 के इलेक्शन, फरवरी वाले इलेक्शन में भी नून लीग ने ही जीती थी, लेकिन उस वक्त को 1,500-2 हज़ार का फ़र्क था टोटल PTI से। आज PTI से 24,000 का फ़र्क लग गया है। तो नून लीग का वो वोट बैंक, अभी फाफिन की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 38% से 55% तक चला गया है, और जो दूसरा उनका PTI का था वो 36% से 25% पे आ गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये मरियम नवाज़ साहबा की वजह से हुआ है। लेकिन जब आप गरीबों का काम करेंगे हम तारीफ भी करेंगे। आप जब गरीब तर पर इस तरह से तर्ज करेंगी और उनकी तनख्वाहें 1.5 लाख से 7 लाख और 10 लाख करेंगी, तो फिर डेफिनेटली फिर उस पर हम सवाल भी उठाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से, ये कौन सी तकसीम और ये कौन सी मसावात है, ये इम्तियाज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।